प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? हम तुम हम साथ में चलेंगे फिजिक्स के संग। यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे और सफलता के कदम बढ़ते रहेंगे। हेलो बच्चों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अनूप फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट टाइम यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमने शुरू कर रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर है, तो इसको हम आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी करी थी, और उसमें से एक प्रॉपर्टी बच गई थी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्या कहता है? टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटे किसका? एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, यानी कि 2-3 शब्द यहाँ पे आए हैं। एक तो इंटीग्रल मल्टीपल और दूसरा क्या आया है? एलिमेंट्री चार्ज। तो इसका मतलब हम देखेंगे तो एलिमेंट्री चार्ज तो क्या है? एलिमेंट्री चार्ज क्या है? यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। उस वैल्यू को, टोटल चार्ज को नहीं, उस वैल्यू को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे होती है। और बेटे अनूप फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनूप फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब देखो बेटे कि क्या कहता है, टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ये है कि ये क्या कहता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा ना, वो टोटल चार्ज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ई का। इसका मतलब मल्टीपल का तो मतलब क्या होता है? जैसे 3 के मल्टीपल लिखने को कह दिया जाए मैथमेटिक्स में, कैसे लिखते हैं? 3 × 1 3 × 2 ऐसे लिखते हैं ना, 3 × 3 3 × 4 इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से मल्टीपल होगा किसका? ई का। तो ई का मल्टीपल क्या होगा? 1e 2e 3e 4e इस प्रकार से। और इंटीग्रल का मतलब है वो कंप्लीट नंबर होगा, या तो +1e या +2e या +3e, 0e -1e -2e -3e, और उसके अलावा क्या होगा बच्चों? उसके अलावा क्या ठीक है ना, इस प्रकार से कितना भी हो सकता है, प्लस में +1e +2e, और माइनस में भी कितना ही हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा जैसे इस प्रकार से आ जाए 2/3e प्लस का या फिर माइनस का, ठीक है ना, 0.3e इस प्रकार से आ जाए, 0.2e 8/5e इस प्रकार से नहीं होगा बेटे। यानी कि होगा तो क्या होगा? कंप्लीट नंबर होगा। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा ना, वो कंप्लीट नंबर की फॉर्म में होगा बेटे, या तो 1e 2e 3e -1e या फिर 0e होगा। इस बात का ये मतलब है। 1e का मतलब है जैसे +1e, इसका मतलब +1 इंटू में e की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलम। +2e का मतलब क्या होगा? +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसी प्रकार से +3 का, -1 का, तो यहाँ पे -1 और e की जगह पे वही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो चले हम बेटे आगे, अब इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो कि क्या है, अब इसमें नेक्स्ट आगे इस बात का मतलब क्या है, यानी कि या तो चार्ज 1e लिखेंगे या 2e या 3e, इसी प्रकार से हम लिखेंगे ना, 1e 2e 3e। और कैसे लिखते हैं? या तो Q = +1e या 2e या 3e। तो इसको जर्नल फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q = ne। और n की वैल्यू कितनी हो सकती है? n की जगह पे क्या आ सकता है? -2 -1 0 1 2 इस प्रकार से, इन्फिनिटी इस प्रकार से। और ये क्या होगा? इंटीजर
ठीक है। n को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंटीजर है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इक्वल में n और इनटू में E। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज जो एक प्रोटॉन पे या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। अब उससे आगे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब हमने ये फार्मूला मिल गया। अब जो अभी हमने क्या बात करी है, या तो चार्ज कैसा होगा, यानी कि कंप्लीट मल्टीपल होगा, यानी कि एक कंप्लीट नंबर होगा ई के मल्टीप्लाई में, पॉइंट में नहीं होगा और टाइप नहीं होगी, ये बात हमने कही है। या फिर ये बात कौन कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम ये देखेंगे कि इसका कोज क्या है, यानी कि हमेशा चार्ज ऐसे ही क्यों होता है। अब इस बात का कोज क्या है, यानी कि चार्ज Q इक्वल टू एन ई की फॉर्म में ही क्यों मिलेगा। अब देखो कि हमने कोज ऑफ चार्जिंग पे आते हैं बेटे। कोज ऑफ चार्जिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का कारण। तो ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं। तो ये बात हमने देखी है। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ गया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -1e, और एक इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी तो इस पे +1e, दूसरा गया तो -1e और इस पे +e, इस पे तीसरा गया तो +e और इस पे -3e। अब देखो एक चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो -1e, अगर दो आएंगे तो -2e, अगर बेटे 3 आएंगे तो कितने होंगे, -3e, इस प्रकार से। और इस पे कितना हो जाएगा, +3e। अगर मान लिया अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब यहां से यहां, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, बी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पे आ रहा है, ए से किस पे आ रहा है, बी पे, या तो वो जब आ रहा है तो कितना चार्ज लेके आ रहा है, ई। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर हो रहा है कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली का मतलब है जितना उसका मास है और जितना उसका क्या है, चार्ज है, वो सारा लेके आ रहा है, या फिर आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसकी एक टांग टूट के इधर रहेगी और एक उस तरफ, तो उसका ई चार्ज था, उसका कुछ हिस्सा यहां रह गया और कुछ आगे चला गया। ऐसा तो होता नहीं। या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट होगा तो जो चार्ज में चेंज आएगा या फिर चार्ज होगा कंप्लीट नंबर के मल्टीप्लाई में, कंप्लीट नंबर मल्टीप्लाई में होगा ई के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यानी कि चार्जिंग, वी नो दैट चार्जिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्जिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण से। और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन आइदर ट्रांसफर कंप्लीटली, आइदर ट्रांसफर कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा बेटे और नोट, या तो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा या फिर होगा ही नहीं। तो यही क्या है, बेसिक कोज है इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे आगे हम चले, तो इससे आगे क्या होगा, यानी कि डिस्कस क्या किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी स्टेटमेंट फार्मूला क्या आया, Q इक्वल टू एन, एन इंटीजर है और इसका रीजन क्या है, चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है और एक इलेक्ट्रॉन या तो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा या फिर होगा ही नहीं। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल होंगे, देखो। अब नेक्स्ट, यानी कि न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल क्या होंगे। अब पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग -1 कूलम चार्ज, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके, यानी कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1e होगा ना, तो एक पे इतना, दो पे -1e प्लस -1e, 3 पे, तो इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि कितना चार्ज हो जाए, -1 कूलम। तो अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है कि Q किसके बराबर है, Ne के बराबर है। यहाँ पे अब न्यूमेरिकल में अगर देखें तो Q की वैल्यू दे दी -1 कूलम, यानी कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 कूलम दे दी। और यहाँ पे E की वैल्यू हमें पता है, E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, और बच्चों ये कितना होता है, 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम होता है।
1.6 और 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अब देखो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, Q की जगह तो 1 कूलम रख दूं, n तो हमने फाइंड आउट करना है, E की जगह पे 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 रख देंगे बेटे। तो यहाँ से n किसके बराबर आ जाएगा, n किसके बराबर आएगा, यानी कि जो ये है इसको इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा n, तो इसको मैं इस तरफ लिख दूं तो 1 किसके बराबर, 1 डिवाइड में 1.6 और 10 की पावर माइनस 19। अब ये कहोगे यहाँ पे -1 लिख रखा है और यहाँ पे +1। भाई अगर यहाँ पे ये माइनस लो हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ भी माइनस ले लियो, उससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कूलम से तो कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये कूलम रहा होगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर कितना आ जाएगा 19 और नीचे 1.6। इसको 10 इंटू में 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, 10 की पावर 19 है उसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 गुणा में 10 की पावर 18 और डिवाइड में 1.6। तो n की वैल्यू अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6.25 और 10 की पावर 18 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाएंगे, -1 कूलम चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाएंगे, -1 कूलम। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या क्या है, ए बॉडी गिव्स आउट, यानी कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 पे यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, गिव्स आउट यानी कि बाहर देता है क्या, इलेक्ट्रॉन, और कितने 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10 की पावर 9। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10 की पावर 9। तो अब पूछा क्या है, कितने टाइम में, यानी कि कितने टाइम में, हाउ मच टाइम, ठीक है ना, इन हाउ मच टाइम, यानी कि कितने टाइम में ये कितना चार्ज गेन कर लेगा, 1 कूलम। तो वो टाइम हमने बताना है बेटा, क्या बताना है, वो टाइम बताना है। तो चले हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं। अब हम देखो भाई, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतने। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई। तो इसका मतलब एक, अब इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 10 की पावर 9 इंटू में ई। तो इसका मतलब है ये क्या आ गया, चार्ज जो एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा है, यानी कि इतना नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। तो जितना नेगेटिव निकल रहा है उतना ही इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव बच रहा है। अब इसके अंदर से मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो -3 बाहर गया, तो इस पे कितना बच गया, +3। तो उसी प्रकार से इतने इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे कितना चार्ज बच गया, इतना। तो पर सेकंड इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आ रहा है बच्चे, इतना आ रहा है, यानी कि 10 की पावर 9 इंटू में ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, ई की वैल्यू याद रख लियो बेटे, क्या रखेंगे हम, ई की जगह पे 1.6 और 10 की पावर -19 कूलम। तो 1.6 और 10 की पावर -19 कूलम रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 और 10 की पावर ये 9 प्लस की है और ये माइनस की, तो कितना बच जाएगा, 19 माइनस का और प्लस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 कूलम। तो इसका मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है ये, क्यों। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि क्यों चार्ज एक्वायर कर रहा है। अब ये क्यों की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है यह। अब इससे आगे हम चलेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या है बेटे, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6 और 10 की पावर -10 कूलम। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज बेटे, 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में गेन करेगा ये हमने बताना है। तो इतना चार्ज, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, हम इसको एक नियम बोलते हैं। 1.6 10 की पावर -10 कूलम तो एक सेकंड में गेन करता है। तो 1 कूलम कितने टाइम में गेन करेगा, 1 सेकंड और डिवाइड में 1.6 और 10 की पावर -10। तो अब हम इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इस साइड उसका आंसर लिख देते हैं। क्या आंसर आएगा बेटे, तो देखो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा ये, यानी कि अब 1 कूलम, अब ये आंसर है अपना, ये टाइम,
तो ये टाइम लिख सकता हूँ मैं t, तो कितना आएगा 1 डिवाइड में 1.6 और 10 की पावर यानी कि -10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 और 10 की पावर कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये ऊपर आके देखो, नीचे माइनस की है ना 10 की पावर, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी प्लस, तो ऊपर आके प्लस, और इसमें से हमने क्या किया 10 की पावर 10 है, तो इसमें से हमने क्या किया एक पावर इसको दे दी उधार, ले भाई तू 10 कर ले, और इसके पास कितनी बच गई 9 बच गई ना बच्चों। तो 10 बाई में 1.6 इतना होता है, तो इसका मतलब, और ये टाइम किस में आएगा सेकंड में। अब इसको किस में बदलेंगे, ईयर्स में अगर बदलना चाहें तो यानी कि ईयर्स में कैसे बदल सकते हैं, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक साल में कितनी सेकंड होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है 10,000 मीटर है, किलोमीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। तो उसी प्रकार ये इतनी सेकंड आ गई, इसको ईयर में बदलना तो कैसे बदलेंगे, एक साल में 1 ईयर में कितनी सेकंड है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें तो कितना आएगा, एक साल में दिन कितने हैं 365, एक दिन में कितने घंटे हैं 24, और एक घंटे में सेकंड कितनी है 3600। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 198.18 साल आता है बेटे, इतने साल। तो इसका मतलब पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो भी 1 साल लग जाएगा ऑब्जेक्ट, तो भी कितने साल लग जाएंगे, इतने साल लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आने में, कितना चार्ज आने में 1 कूलम चार्ज आने में। इससे आगे हम चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटे क्या है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर अब नेक्स्ट क्या है, हमने फाइंड आउट, यानी कि नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, फाइंड आउट टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक गिलास है इस प्रकार से भरा हुआ, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या निकालना है, अब वाटर का है, इसके अंदर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है और टोटल है कितना नेगेटिव चार्ज है, ये हमने बताना है। तो देखो ये हम किस प्रकार से बताएंगे, इसके ऊपर तो इसके अंदर टोटल कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, इसके अंदर क्या वाटर यानी कि जिसको हम पीते हैं वो पानी भरा हुआ है। तो अब सबसे पहले देखो हम किस प्रकार से निकाल लेंगे, हम क्या मान लेंगे, यानी कि इसके अंदर जो वाटर है उसकी अमाउंट कितनी होगी बेटे 250 ग्राम मान सकते हैं। अब कुछ तो जंक्शन लेके चलना पड़ेगा ना, ये कितना है 250 ग्राम, यानी कि पाइया है, जैसे अपने घर में देखा होगा एक गिलास तकरीबन पाइया का होता है ना, एक पाव बोलते हैं जिसको हम, यानी कि 250 ग्राम का। अब देखो वाटर का जो मोलिकुलर मास है कितना होता है 18 ग्राम। अब मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे कि वाटर का एक मोलिक्यूल का मास, यानी कि वाटर के एक मोलिक्यूल का जो एक मोलिक्यूल का तो जो मास होगा वो तो क्या, अब देखो कितना होगा H2। अब इसके अंदर 2 तो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ, यानी कि एक हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो मोलिकुलर मास का मतलब है कि अगर वाटर का 1 मोल ले लें, वाटर का अगर 1 मोल ले लें तो उसके पास कितना मास होगा 18 ग्राम, कितना मास होगा 18 ग्राम। ये कौन कहता है, ये कहती है तुम्हारी केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट में आई थी ये चीज़, वो हम लेंगे। यानी कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें पता है वाटर के मोलिक्यूल को हम H2O लिखते हैं, यानी कि जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस मोलिक्यूल के अंदर हम टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर, मोलिक्यूल नहीं एटम है उसके अंदर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन पे चार्ज अब कितना है +E। अब कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर +E, यानी कि एक E चार्ज होता है पॉजिटिव, और एक E 1E ही कैसा होता है नेगेटिव, 1E ही क्या होता है बेटे नेगेटिव। तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2E हो जाएगा, और इस पे ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं 6, यहाँ 8, और यहाँ पे क्या होता है बेटे 16। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 8, तो इसके ऊपर, और इसी प्रकार से यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कितना होगा
-2e और -8e। ठीक है, तो यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज +10e और टोटल नेगेटिव चार्ज -10e। अब ये क्या आया है, यानी कि अगर हम क्या ले लें बेटे, यानी कि अगर हमारे पास क्या हो, वाटर का एक मोलिक्यूल हो, तो उसके अंदर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये आ गया, यानी कि एक मोलिक्यूल पे। तो अगर इसके अंदर हम जो ये ग्लास ऑफ वाटर दे रखा है, इसके अंदर हम किसी प्रकार से क्या निकाल लें, इसके अंदर हम निकाल लें टोटल कितने नंबर ऑफ H2O के मोलिक्यूल्स हैं, यानी कि वाटर के टोटल कितने मोलिक्यूल हैं, एक मोलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमें यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे हम किस प्रकार से निकाल लेंगे, अब मोल कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। हमने मान लिया कितनी अमाउंट है वाटर की प्रेजेंट, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम प्रेजेंट है और नेक्स्ट क्या है, यानी कि जो मोलिकुलर मास है वो कितना होगा, 18 ग्राम। और हमें ये पता है 1 मोल में, अब मोल कंसेप्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं बेटे, एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना, कितने होते हैं 1 मोल में मोलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे वाटर के, इतने। और अगर यहाँ से हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि केमिस्ट्री क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लोगे, जो गिवन मास है स्मॉल m और डिवाइड में मोलिकुलर मास, तो इतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब 1 मोल में कितने मोलिक्यूल हैं वाटर के, एवोगैड्रो नंबर। अब ये बात सारी किसकी है, मोल कंसेप्ट, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ के चल रहे हैं, इससे आगे हम चलेंगे, यानी कि 1 मोल में तो कितने मोलिक्यूल होंगे वाटर के, इतने, तो इतने में कितने होंगे, यानी कि n में, n इंटू में Na। तो ये क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए किसके, वाटर के, जो इस ग्लास ऑफ वाटर में, यानी कि इस पानी के गिलास में है। ये क्या आ गए कि टोटल नंबर ऑफ, क्या आ गए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ नहीं मोलिक्यूल्स आ गए जो इस वाटर के मोलिक्यूल में है, वाटर के ग्लास में है। अब नेक्स्ट क्या है, अब यानी कि एक मोलिक्यूल पे कितना चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज +10e, तो इतने पे कितना आ जाएगा, n। ठीक है, कितना आ जाएगा, n इंटू में टोटल मोलिक्यूल इतने हैं, तो एक पे इतना, तो स्मॉल n इंटू में कैपिटल। अब स्मॉल +10, e की जगह पे क्या आ जाएगा, e की जगह पे 1.6 10 की पावर -19। अब नेक्स्ट क्या है, n कितना है बच्चे, n किसके बराबर है, स्मॉल m बाय कैपिटल M, यानी कि गिवन मास, यानी कि जितना मास दे रखा है। अब एक गिलास का रखा तो इसका मतलब 250 ग्राम होगा, ये बात हमने एज्यूम कर ली। और नीचे क्या है, गिवन मास, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर 2 3 और 10 की पावर यानी कि 23। इसको सोल्व करें हम, 10 इंटू में 1.6 10 की पावर -19। m की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 250 और नीचे 18, और क्या आ जाएगा ये 6.023 और 10 की पावर 23, ये आ जाएगा बेटे। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी बच्चे, तो 1.33 और 10 की पावर 7 कूलम, तो इतनी आ जाएगी। तो यानी कि इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव भी इतना ही होगा। उसके आगे सिंबल किसका लग जाएगा, तो इतना चार्ज, यानी कि इस ग्लास ऑफ वाटर में टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, इतना, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, इतना। ओके बेटे, यानी कि यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंप्लीट होता है, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, किस किस के बीच में, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कंपैरिजन, यानी कि तुलना करेंगे, डिफरेंस, क्या डिफरेंस होंगे, देखो भाई। अब मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, अब डिफरेंस वैसे ही बता दो बेटे, अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होगा। अब देखो मास है ना हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो चार्ज है ना वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है।
तो एक तरफ तो हम मास लिख लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, चार्ज। तो अब हमने डिफरेंस दिखाने हैं, तो डिफरेंस सिंपली क्या होंगे, यानी कि पहला डिफरेंस तो क्या होगा, यानी कि ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मास इज, मास, अब देखो इसमें लिख लेते हैं चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मास है ना वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, कुछ केसेस में मास किस में बदल जाता है, एनर्जी में, और एनर्जी किस में बदल जाती है, मास में। अब तीसरी क्या है कि मास इंक्रीजेज विद स्पीड, मास इंक्रीजेज विद स्पीड, इंक्रीजेज विद स्पीड, यानी कि जो मास है ना ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। आइंस्टाइन ने कहा था, और ये किसके बराबर होता है, किस रिलेशन से हम देखते हैं, इस रिलेशन से। अगर क्या होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की तो उसका मास भी बढ़ेगा। और ये एम नोट क्या है बच्चे, एम नोट क्या, रेस्ट मास, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रेस्ट में है ना तो उस समय मास एम नोट है, और जब यू वी वेलोसिटी से चल पड़ेगा तो उस समय मास इतना होगा, उस समय मास इतना होगा बेटे। तो इससे आगे हम चले, यानी कि मास इंक्रीज होगा अगर वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि जो चार्ज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसा है, इनवेरिएंट है, उसके ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि फोर्थ डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, मास कैन एग्जिस्ट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी कि एक मास है, यानी कि विदाउट चार्ज एक मास एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा कैसा मास, जिसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का ना पॉजिटिव चार्ज और ना नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा मास एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्या है, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, एग्जिस्ट विदाउट ए मास, एक चार्ज कभी भी बिना मास के, क्योंकि अब देखो चार्ज होना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। लेकिन अब देखो चार्ज किसके कारण से आता है, या तो प्रोटॉन या फिर या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होता है, मास होता है। अब किसी पर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो उनका मास भी तो है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मास भी नहीं होगा, मास भी नहीं होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा। जैसे कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट तो ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट बेटे ये है। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन का इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे यानी कि नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इनके पास खुद का चार्ज होता है, मास होता है, खुद का क्या होता है, मास, ठीक है। और जो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक है, यानी कि चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उनका खुद का मास है तो उस मास से अलग नहीं कर सकते चार्ज को। तो इसका मतलब है मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे अलग कर देते तो वो एग्जिस्ट कर जाता। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कुछ कंपैरिजन था बेटे किस किस के बीच में, मास और चार्ज के बीच में। और नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मेथड ऑफ चार्जिंग हम सीखेंगे। और क्या सीखेंगे बेटे, इलेक्ट्रिकल फोर्स और कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम करेंगे। ठीक है बेटे, आज का डिस्कशन यहीं तक का था। चले हम आगे।